हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर के एक विषय स्टैटिस्टिकल मेथड AG 309 का कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके पहले मैं एक वीडियो डाला हूँ स्टैटिस्टिक्स का, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और यह अगर दो वीडियो आप लोग देख लेंगे तो मैं पूरी गारंटी के साथ बोलता हूँ कि आप लोग कभी स्टैटिस्टिक्स में फेल नहीं होंगे। ठीक है, तो मैं देखिए इसमें न्यूमेरिकल आप लोगों को तो नहीं बताऊंगा, थ्योरी बताऊंगा, क्योंकि न्यूमेरिकल के चक्कर में बहुत सारे लोग परेशान हो गए हैं। पूरा यूट्यूब देख रहे हैं लेकिन यूट्यूब पे मिल नहीं रहा है स्टैटिस्टिकल मेथड का न्यूमेरिकल। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग को न्यूमेरिकल के चक्कर में नहीं पढ़ना है, थ्योरी लिख कर ही आपको अपना परीक्षा जो है उसको पास करना है। मैं न्यूमेरिकल भी करवाऊंगा, लेकिन पहले थ्योरी करवा रहा हूँ, क्योंकि न्यूमेरिकल में आप लोगों को यदि पहले करवा दूंगा तो आप लोग इसी में परेशान हो जाएंगे। ठीक है, तो न्यूमेरिकल बाद में करवाएंगे, पहले थ्योरी करवा दे रहे हैं। और आज नया साल आया है, नव वर्ष है, तो आप सभी को सबसे पहले नव वर्ष की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आप लोग नए वर्ष में नए सोच और नए जोश के साथ अपना प्रस्थान करें और जीवन में आगे बढ़ें। इसी सभी शुभकामनाओं के साथ हम अपनी बात को शुरू करते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन है पहला, प्राचाल को परिभाषित कीजिए, या पैरामीटर क्या होता है। ठीक है, तो क्या होता है पैरामीटर? तो प्राचाल जो होता है इसके प्रयोग से चरों के संबंध सरल तरीके से अभिव्यक्त करने की सुविधा प्राप्त होती है। ठीक है, जो प्राचाल होता है इसके प्रयोग से चरों के संबंध सरल तरीके से अभिव्यक्त करने की सुविधा प्राप्त होती है। दूसरे शब्दों में, प्राचाल के प्रयोग के बिना राशियों का आपसी संबंध एक समीकरण की सहायता से बताना कठिन, असंभव या जटिल होता है। ठीक है, तो यह था प्राचाल या पैरामीटर। प्राचाल क्या होता है? तो प्राचाल के प्रयोग से चरों के संबंध सरल तरीके से अभिव्यक्त करने की सुविधा प्राप्त होती है। दूसरे शब्दों में कहें तो प्राचाल के प्रयोग के बिना राशियों का आपसी संबंध एक समीकरण की सहायता से बताना बहुत ही कठिन, असंभव या जटिल होता है। ठीक है, प्राचाल का समझ गए। चलिए चलते आगे। अगला क्वेश्चन है छोटा सा ही है, मैं 10 शॉर्ट क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद 2 से 4 लॉन्ग क्वेश्चन कराऊंगा, ये जान लीजिए पहले। सबसे पहले अगला है क्वेश्चन, तो होता है कि विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, विश्व सांख्यिकी दिवस या स्टैटिस्टिक्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 20 अक्टूबर को। 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, अगला है काई वर्ग परीक्षण के किसी एक उपयोग के लिए। ठीक है, मैंने आप लोगों को कल काई वर्ग परीक्षण पढ़ाया था, काई स्क्वायर टेस्ट पढ़ाया था, तो वही है क्वेश्चन पूछा है कि जब मैंने काई वर्ग परीक्षण पढ़ाया तो वहां पर उपयोग नहीं बताया था। तो क्वेश्चन है काई वर्ग परीक्षण का क्या उपयोग, उसको बताइए। तो चलिए देखते हैं। एक उपयोग पूछा, हम लोग 2-3 उपयोग देखेंगे इसका। पहला उपयोग है प्रतिदर्श के प्रसरणों की समांगता की जांच करने के लिए। ठीक है, प्रतिदर्श मतलब सैंपल के जो प्रसरण होते हैं उनकी समांगता की जांच करने के लिए काई स्क्वायर टेस्ट का यूज किया जाता है। प्रतिदर्श के प्रसरण तथा समष्टि के प्रसरण की तुलना करने के लिए काई स्क्वायर टेस्ट का यूज किया जाता है। और यदि किसी समग्र मतलब डाटा या आंकड़ा, यदि किसी आंकड़े से अधिक यादृच्छिक प्रतिदर्श चुनकर उनका अध्ययन किया जाए तो प्रतिदर्शों के अलग अलग काई वर्गों का मान छोड़कर पूरे आंकड़े के बारे में अधिक विश्वसनीय निष्कर्ष निकालने के लिए काई स्क्वायर टेस्ट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो काई स्क्वायर टेस्ट के बारे में आप भी समझ गए होंगे कि यदि किसी आंकड़े से अनेक यादृच्छिक प्रतिदर्श चुनकर अनेक रैंडम सैंपलिंग लेकर उनका अध्ययन किया जाएगा तो प्रतिदर्शों के अलग अलग काई वर्गों का मान छोड़कर पूरे समग्र के बारे में अधिक विश्वसनीय निष्कर्ष निकालने के लिए हम लोग काई स्क्वायर टेस्ट का यूज करते हैं, जिसे हिंदी में काई वर्ग परीक्षण बोला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रायिकता से आप क्या समझते हैं, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो प्रायिकता से आप क्या समझते हैं, तो चलिए देखते हैं। तो प्रायिकता बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रायिकता बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। प्रायिकता सवाल ही पूछता है, लेकिन सवाल पे आप लोगों को ज्यादा फोकस नहीं देना है। मैं जैसे बोल रहा हूँ उस हिसाब से आपको पढ़ना है यदि आपके एग्जाम पास होना है तो। ठीक है, तो प्रायिकता से आप क्या समझते हैं? तो किसी घटना के होने की संभावना को प्रायिकता कहते हैं। ठीक है, किसी भी घटना के होने की संभावना को प्रायिकता कहते हैं। ठीक है, समझिएगा एग्जाम्पल के माध्यम से। सॉरी, एक और परिभाषा है, यदि कोई घटना ए प्रकार से घटती है, यहाँ पर ए है। ठीक है,
यदि कोई घटना ए प्रकार से घटती है और बी प्रकार से घटने में असफल हो जाती है। ठीक है, क्या कह रहा है कि यदि कोई घटना है जो ए प्रकार से घट रही है लेकिन बी प्रकार से असफल हो जा रही है, जब ए और बी के प्रकारों में प्रत्येक समसंभावी हो तो उस घटना के घटने की जो प्रायिकता होगी वह होगी ए अपान ए प्लस बी। ठीक है, क्या बोला मैंने कि यदि कोई घटना ए प्रकारों से घटती है और बी प्रकारों से घटने में असफल हो जाती है, जब ए और बी प्रकारों में प्रत्येक समसंभावी हो तो उस घटना के घटने की प्रायिकता हो जाएगी ए अपान ए प्लस बी, और घटना में असफल होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी बी अपान ए प्लस बी। ठीक है, यदि घटना घटने में सफल हो जाएगी, ठीक है, यदि वह घटना घट जाएगी, घटना घटने की प्रायिकता होगी ए अपान ए प्लस बी। ठीक है, यदि घटना घटने में असफल हो जाएगी तो वह इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी बी अपान ए प्लस बी। ठीक है, घटेगी तो ए अपान ए प्लस बी, और नहीं घटेगी असफल हो जाएगी तो बी अपान ए प्लस बी। ठीक है, यह जो मैंने आपको परिभाषा बताई, इस परिभाषा को लैपलेस का प्रथम सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, एग्जाम पूछता है लैपलेस का प्रथम सिद्धांत लिखिए, लैपलेस का प्रथम सिद्धांत लिखिए तो आप लोग क्या लिखेंगे कि जब कोई घटना ए प्रकार से घटती है और बी प्रकार से घटने में असफल हो जाती है, जब ए और बी प्रकारों में सब प्रत्येक समसंभावी हो तो उस घटना के घटने की प्रायिकता ए अपान ए प्लस बी और घटना के असफल होने की प्रायिकता बी अपान ए प्लस बी होगी। इसी परिभाषा को लैपलेस का प्रथम सिद्धांत कहते हैं। प्रायिकता की परिभाषा थोड़ा सा, प्रायिकता का फार्मूला देख लीजिए थोड़ा सा। प्रायिकता बराबर होता है एन अपान, सॉरी, प्रायिकता बराबर होता है ई अपान एन। ठीक है, ई अपान एस। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ई का मतलब है अनुकूल दशाओं की संख्या। ठीक है, अनुकूल दशाओं की संख्या अपान समस्त समसंभावी दशाओं की संख्या। ठीक है, और एक बात जान लीजिए, प्रायिकता का थोड़ा सा मुख्य फैक्ट बता देता हूं मैं आप लोगों को। प्रायिकता का मान जो होता है हमेशा 0 से 1 के बीच में होता है। ठीक है, प्रायिकता का मान हमेशा 0 से 1 के बीच में होता है। प्रायिकता का मान हमेशा 0 से 1 के बीच में होता है। यदि यह निश्चित हो कि घटना नहीं घटेगी तो हम कहते हैं कि घटना की घटित होने की संभावना 0 है, और यदि घटना घटित होना निश्चित हो तो हम कहेंगे घटना घटने की संभावना 1 है। ठीक है, तो यह भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यदि प्रायिकता में यह निश्चित हो कि घटना घटेगी तो हम उसको घटना घटने की संभावना के 0 बताएंगे, और यदि घटना घटित होना निश्चित हो तो हम कहेंगे घटना घटने की संभावना 1 है। ठीक है, यदि अनिश्चित हो, ठीक है, यदि यह निश्चित हो कि घटना नहीं घटेगी तो हम कहेंगे घटना घटित होने की संभावना कितनी है 0 है, और यदि यह निश्चित है कि घटना घटित होगी तो हम क्या कहेंगे घटने की संभावना, घटना घटने की संभावना 1 है। ठीक है, तो यही मैंने बताया कि प्रायिकता का जो मान होता है वह 0 से 1 के बीच में होता है। इसको एक छोटे से सवाल के माध्यम से मैं आप लोगों को समझाऊंगा। ठीक है, तो एक सवाल है, एक साधारण पासे के उछालने पर 4 प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, एक साधारण पासा जो होता है, आप जो लूडो खेलते हैं ना, उसी तरह का एक पासा होता है, उसमें भी 1 2 3 4 5 इस तरह से बना होता है। ठीक है, सिंबल बना होता है। तो यही बोल रहा है कि एक साधारण पासे के उछालने पर 4 प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि जो पासा होता है उसमें 6 तक अंक होते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 और 5 और 6। ठीक है, तो क्या बोला है, एक पासा के उछालने पर 4 प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखिए 4 प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी, यहां से हमको पता चल रहा है कि घटना क्या होगी, घटित होगी। तो मैंने बताया यदि घटना घटित हो या निश्चित होगी घटना घटित होगी तो वहां पर इसकी प्रायिकता कितनी मान लेंगे, 1 मान लेंगे। तो हम क्या मान लेते हैं, माना घटना ए है और अंक 4 पर आना है। ठीक है, अंक 4 का ऊपर आना, मतलब घटना घटना घटने की प्रायिकता क्या होगी 1। माना घटना घटने की प्रायिकता 1 है, सीधे लिखिएगा, माना घटना घटने की प्रायिकता कितनी है 1 है, तो घटना घटने की प्रायिकता क्या है 1 है, ई बराबर 1 हो गया। ठीक है, तो नंबर कितना है, जितनी पूरी संख्या हो जाएगी यह। ठीक है, मैंने आप लोगों को एक फार्मूला बताया है, प्रायिकता बराबर अनुकूल दशाओं की संख्या अपान समस्त समसंभावी दशाओं की संख्या। समस्त समसंभावी दशा कितने हो सकते हैं, तो 6 हो सकते हैं। ठीक है, अनुकूल दशा कितना है, तो 1 है। तो इस प्रकार इसका उत्तर क्या आ जाएगा, 1/6 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया, नहीं आया फिर से कोई दिक्कत नहीं, समझिएगा। क्वेश्चन क्या था कि एक साधारण पासे को उछालने पर 4 प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। एक पासा में 6 तक
जो होते हैं संभावित मान हो सकते हैं। ठीक है, तो हमने संभावित मान को कितना मान लिया, 6 मान लिया नीचे। ठीक है, फार्मूला से। उसके बाद क्या बोला है कि घटना पासा उछालने पर 4 प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। 4 प्राप्त होगा तो मतलब घटना घटित होगी। तो मैंने आप लोगों को बताया कि जो प्रायिकता होगी इसमें प्रायिकता का मान 0 से 1 के बीच में होगा और यह निश्चित होगी घटना नहीं घटेगी तो हम कहेंगे घटना घटित होने की संभावना 0 है। और यदि यह निश्चित होगी घटना घटेगी तो हम कहेंगे घटना घटने की संभावना कितनी है, 1 है। तो हमने मान लिया घटना घटने की संभावना कितनी है, 1 है। तो इस प्रकार जब हमने इन सभी को मान रख दिया तो हमारा उत्तर कितना आ गया, 1/6 आ गया, जो कि 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। थोड़ा थोड़ा इसमें जहां जहां पे जरूरत रहेगा मैं बताता रहूंगा। अगला क्वेश्चन है कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक बताइए। ठीक है, कार्ल पियर्सन जो है उनका सहसंबंध गुणांक बताना है। चलिए देखते हैं। तो यह सहसंबंध ज्ञात करने की सर्वश्रेष्ठ गणितीय विधि है। ठीक है, यह किसी भी आंकड़ों का सहसंबंध ज्ञात करने के लिए, कोरिलेशन ज्ञात करने के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ गणितीय विधि माना जाता है। इससे केवल सहसंबंध की दिशा व मात्रा का अनुमान ही नहीं होता बल्कि उसकी संख्यात्मक माप भी प्राप्त हो जाती है। ठीक है, यह जो कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक है यह सहसंबंध ज्ञात करने की सबसे अच्छी और सर्वश्रेष्ठ गणितीय विधि है। इसमें से केवल सहसंबंध की दिशा व मात्रा का अनुमान ही नहीं होता है बल्कि उसका संख्यात्मक माप भी प्राप्त होता है। ठीक है, उसका संख्यात्मक माप भी प्राप्त होता है। यह समांतर माध्य और मानक विचलन पर आधारित होता है। यह जो होता है समांतर माध्य और मानक विचलन पर आधारित होता है, इसलिए गणितीय दृष्टि से इसे पूर्ण शुद्धता होती है। इसलिए गणितीय दृष्टि से इसे पूर्ण शुद्ध माना जाता है कार्ल पियर्सन सिद्धांत को। इस विधि का प्रतिपादन प्राणी शास्त्र की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए सन 1890 ईस्वी में कार्ल पियर्सन द्वारा किया गया था। ठीक है, इस विधि का प्रतिपादन कार्ल पियर्सन के द्वारा प्राणी शास्त्र की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए सन 1890 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, तो यह था कार्ल पियर्सन का सिद्धांत। उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन भी आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। अगला है हरात्मक माध्य, हार्मोनिक मीन इसे बोलते हैं। ठीक है, मैंने कल आप लोगों को सब बताया था, हरात्मक मान, ठीक है, माध्य, माध्यिका, ठीक है, सब कुछ मैंने कल बताया था। आप लोगों को फिर से मैं हरात्मक माध्य बता देता हूं। तो किसी श्रेणी के चरों के व्युत्क्रमों के समांतर माध्य का व्युत्क्रम हरात्मक माध्य कहलाता है। किसी श्रेणी के चरों के व्युत्क्रमों के समांतर माध्य का व्युत्क्रम ये क्या कहलाता है, हरात्मक माध्य कहलाता है। चलिए देखते हैं आगे। अगला है संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता क्या होता है, तो आप सभी लोग जानते हैं संचयी बारंबारता क्या होता है, लेकिन लिखने का जो प्रोसेस है उसको देखिएगा। तो संचयी बारंबारता बारंबारताओं का योग होता है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, संचयी बारंबारता जब देता है न्यूमेरिकल में तो हम लोग क्या करते हैं, उसका योग करते हैं। तो हम लिखेंगे संचयी बारंबारता बारंबारताओं का योग होता है जहां प्रथम वर्ग अंतराल की बारंबारता को दूसरे वर्ग अंतराल की बारंबारता में जोड़ा जाता है। जहां पर क्या कहता है, प्रथम वर्ग अंतराल की बारंबारता को दूसरे वर्ग अंतराल की बारंबारता में जोड़ा जाता है और योग को तीसरे वर्ग अंतराल की बारंबारता में जोड़ दिया जाता है। क्या बोला मैंने, संचयी बारंबारताओं का योग होता है जहां पर प्रथम वर्ग अंतराल की बारंबारता को दूसरे वर्ग अंतराल की बारंबारता में जोड़ा जाता है और इनका जो योग आता है उसको तीसरे वर्ग अंतराल की बारंबारता में जोड़ देते हैं। तो इसी बारंबारता को बोला जाता है संचयी बारंबारता। ठीक है, चलिए समझ में आ गया। अगला है विषमता। ठीक है, इसको बोला जाता है विषमता। तो किसी समंकमाला आंकड़ों में सममिति के अभाव को विषमता अथवा असममितता कहते हैं। ठीक है, किसी समंकमाला में सममिति के अभाव को विषमता या असममितता कहते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि किसी वितरण में सममिति से दूर हटने की प्रवृत्ति विषमता कही जाती है। ठीक है, किसी वितरण में सममिति से दूर हटने की प्रवृत्ति विषमता कही जाती है। आगे देखेंगे शून्य परिकल्पना, नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस से बोला जाता है इंग्लिश में। तो शून्य परिकल्पना क्या आती है, शून्य परिकल्पना शून्य परिकल्पना समतापूर्ण परिकल्पना है जो दो चरों के बीच सहसंबंध को नकारता है। क्या करता है, दो चरों के बीच जो कोरिलेशन होता है उसको नकारता है। चलिए देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में। शून्य परिकल्पना एक प्रकार की परिकल्पना है जो दिए गए शून्य परिकल्पना का वर्णन करती है, जिसका उद्देश्य दिया गया प्रायोगिक डाटा की परिकल्पना का परीक्षण करना होता है। ठीक है, जिसका उद्देश्य दिए गए प्रायोगिक डेटा की परिकल्पना का परीक्षण करना है। इस परिकल्पना के आधार पर दिए गए दस्तावेज या बाइबिल के सिद्धांतों को खारिज किया जा सकता है या खारिज नहीं भी किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में कहें तो शून्य परिकल्पना एक परिकल्पना है जिसमें आदर्श अवसर उत्पन्न होते हैं। इसमें एक डेटा कहा गया है
जिसमें सर्वेक्षक की जांच करना चाहते हैं, ठीक है, जिसमें सर्वेक्षक की जांच करना चाहते हैं, यह H0 से शुरू होता है। किससे शुरू होता है? H0 से शुरू होता है। तो यह था शून्य परिकल्पना के बारे में, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे। कुकुदता, सॉरी, कुकुदता या कुर्टोसिस, ठीक है, कुकुदता या कुर्टोसिस। तो कुर्टोसिस एक ग्रीक शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है फुलावट। क्या होता है? फुलावट, मतलब फूलना। कुर्टोसिस एक क्या है? ग्रीक शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है फुलावट। कुर्टोसिस जो होता है यह एक सांख्यिकी माप है, ठीक है। क्या है? सांख्यिकी माप है जिसका उपयोग उस डिग्री का वर्णन करने के लिए किया जाता है जिससे पूंछ, जिससे टेल, जिसके किनारे में स्कोट, क्लस्टर या आवृत्ति वितरण की चोटी होती है, ठीक है। तो यही होता है कुर्टोसिस। कुर्टोसिस। चलिए आगे देखते हैं। अगला है माध्यिका को परिभाषित कीजिए। माध्यिका मैंने आप लोग को बताया था मीन क्या होता है, तो चलिए देख लेते हैं माध्यिका, ठीक है। क्या जानेंगे? माध्यिका। माध्यिका क्या होता है, माध्यिका के क्या गुण है, क्या दोष है, सब कुछ देखेंगे। माध्यिका का उपयोग कहाँ पर होता है यह भी पूछता है एग्जाम में। तो यदि आंकड़ों को उनके परिणाम के अनुसार आरोही तथा अवरोही क्रम में रखा जाए, ठीक है। यदि आंकड़ों को उनके क्रम के अनुसार, ठीक है, यदि आंकड़ों को उनके परिणाम के अनुसार आरोही तथा अवरोही क्रम में रखा जाए तो उस श्रेणी के मध्य पद का मूल्य क्या कहलाएगा? माध्यिका कहलाएगा। तो इस श्रेणी के मध्य का जो पद मूल्य होगा वह क्या कहलाएगा? माध्यिका कहलाएगा। इसको मैं एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोगों को समझाऊंगा ही। उससे पहले चलिए थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए। इसको कार्नर ने बताया कि माध्यिका या माध्यिका जो होता है आंकड़ों का वह पद मूल्य होता है जो दो समान भागों में इस प्रकार विभक्त करता है कि एक भाग में समस्त मूल्य माध्यिका से अधिक और दूसरे भाग में समस्त मूल्य माध्यिका से कम हो जाते हैं, ठीक है। इसको पहले एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लीजिए। मैंने क्या बताया कि यदि आंकड़ों को उनके परिणाम के अनुसार आरोही तथा अवरोही क्रम में रखा जाए तो उस श्रेणी के मध्य पद का मूल्य क्या कहलाता है? मध्य पद का मूल्य, याद रखिएगा, मध्य पद का मूल्य माध्यिका कहलाएगा। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। तो माध्यिका का फार्मूला जान लीजिए, उसके बाद इसी से सवाल लगेगा अभी, ठीक है। अभी सवाल थोड़ा सा एक न्यूमेरिकल आप लोग करवा देता हूँ क्योंकि छोटा सा पूछ देता है। माध्यिका बराबर होता है n+1/2 वहाँ पद, ठीक है। यह होता है माध्यिका का परिभाषा। किसका? माध्यिका का परिभाषा होता है। इसी पे हम लोग सवाल लगाएंगे कि याद रखिएगा n+1/2 पद, ठीक है। तो देखिए एक क्वेश्चन आप लोगों को, जैसे मैं एग्जाम्पल के माध्यम से बताता हूँ। जैसे मान लीजिए एक आंकड़ा दिया है 18, 16, 20, 18, 23, ठीक है, 13, 18, 18, 13 और 23 और 10, ठीक है। तो ये देखिए क्या है, यह एक आप लोगों को क्या दिया है? आंकड़ा दिया है, ठीक है। ये कितना संख्या है इसको गिन लीजिए, क्योंकि n बराबर होता है आंकड़ा जो भी है उसकी संख्या, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कितने नंबर हैं? पूरे 11। तो n बराबर कितना हो गया? 11, ठीक है। n बराबर कितना हो गया? 11। तो हमारा फार्मूला क्या था? माध्यिका बराबर n+1/2 पद। तो n का मान आ गया 11, 11 + 1/2 पद, ठीक है। 11 + 1/2 पद। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 11 1 12, 12/2 बराबर 6वां पद। तो अभी देखिए हमारा जो 6वां पद रहेगा वह इसका उत्तर आ जाएगा। लेकिन इसको हम क्या करेंगे? पहले क्या करेंगे? इसको आरोही क्रम में लिखेंगे, ठीक है। इतना समझ लीजिए कि 6वां पद होगा। अब आरोही क्रम में लिखेंगे तो देखिए वही ज्ञात हो जाएगा। तो आंकड़ा था हम लोगों का 18, 16, 20, 18, 23, 13, 18, 18, 13, 23, 10, ठीक है। जब हम लोग इसको आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखेंगे तो हो जाएगा 10, 13, क्योंकि आरोही मतलब होता है बढ़ते क्रम में, ठीक है। 13, 16, 18, 18, 18, फिर एक और 18 था, फिर 20, फिर 23, फिर 23, ठीक है। तो हमने जब इसको सॉल्व किया था तो 11 पद था, 11 + 1/2 किया तो आ गया था 6वां पद। तो अब गिन लेंगे कौन सा 6वां पद होगा? 1 2 3 4 5 6, 6वें पद में है 18। तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा, ठीक है। तो यही इसका उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। इसका लाभ देख लेते हैं, इसका क्या क्या गुण है, इसका क्या क्या हानि है, ठीक है। इसका गुण जान लेते हैं। तो इसमें सामान्य भाव ही सरलता से मस्तिष्क में अंकित हो जाता है, ठीक है। इसमें सामान्य भाव बहुत ही सरलता से मस्तिष्क में अंकित हो जाता है। दूसरा इसका गुण है कि इसमें चर राशि के अस्वाभाविक रूप से बड़े तथा छोटे मान से न्यूनतम प्रभावित होता है। इसका तीसरा गुण है कि इसमें बिना सभी पदों का मान ज्ञात किए यह शीघ्रता तथा सरलता से ज्ञात किया जा सकता है। इसका डिमेरिट क्या है?
हानि क्या है या दोष क्या है, तो जब सामग्री के पदों में बहुत बड़ी भिन्नता पाई जाती है तो यह औसत का प्रतिनिधित्व करने में असफल हो जाता है। इसका दूसरा दोष है कि बीजीय उपचार के लिए सर्वथा अयोग्य होता है, मतलब एक्स वाई जेड इस सभी के लिए सर्वथा क्या होता है, अयोग्य होता है यह। तीसरा है कि मान ज्ञात करने के लिए आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना पड़ता है, जो कि थोड़ा कठिन होता है। चलिए आगे देखते हैं अब बहुलक मोड क्या होता है। बहुलक तो समंग श्रेणी में वह पद जिसकी आवृत्ति बार बार हो बहुलक कहलाता है। ठीक है, समंग श्रेणी में वह पद जिसकी आवृत्ति बार बार हो बहुलक कहलाता है। इसको भी एग्जांपल के माध्यम से जल्दी समझ लीजिए। देखिए जैसे मान लीजिए एक संख्या है 18, 16, 20, 18, 23, 18, 18, 18 और 18 और 20। यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि 18 जो है कई बार आ रहा है, बार बार आ रहा है। ठीक है, 18 की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो यही क्या हो गया, यही इसका बहुलक हो जाएगा। बहुत आसान है, आप बहुलक। ठीक है, तो बहुलक यहाँ समझ गए क्या होता है। जब बहुलक क्या होता है, समंग श्रेणी या आंकड़े में वह पद जिसकी आवृत्ति बार बार हो उसी को क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। जो बार बार आए उसको बहुलक, जो बहुत बार आए उसको क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। याद रखिएगा। चलिए चलते हैं आगे। तो क्वेश्चन है विक्षेपण क्या है, विक्षेपण के विभिन्न मापों को बताइए। तो विक्षेपण क्या होता है, तो आंकड़ों में विक्षेपण वह सीमा होती है जिस तक एक विक्षेपण फैला या निचोड़ा जा सकता है। ठीक है, आंकड़ों में डाटा में विक्षेपण जो होता है, प्रसार जो होता है, वह सीमा होती है जिस तक एक वितरण फैला या निचोड़ा जा सकता है। ठीक है, तो यह होता था विक्षेपण के बारे में। विक्षेपण क्या है, विक्षेपण के विभिन्न माप देखते हैं। तो माप इसके परास, चतुर्थक विचलन, माध्य विचलन, मानक विचलन, प्रसरण विचरण गुणांक, तो यह सब इसकी माप हैं। तो सबके बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे। तो परास या परिसर इसको बोलते हैं। ठीक है, यह क्या होता है, तो यह विक्षेपण का सबसे सरलतम माप होता है। यह श्रेणी के अधिकतम और न्यूनतम पदों के मानों का अंतर होता है। ठीक है, यह श्रेणी के अधिकतर और न्यूनतम मानों का अंतर होता है। यदि आपको कोई आंकड़ा दे दे, बोल दे इसका परास गुणांक निकालना है, तो परास गुणांक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, श्रेणी का जो अधिकतम मान है, ठीक है, और उसका जो न्यूनतम मान है उसको घटा देंगे। उसको घटाने के बाद जो मान आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए एक आपको आंकड़ा दिया है 18, 16, 20, 18, 23 और 18। ठीक है, मैंने क्या बताया कि इसमें, और एक मान लीजिए 23 तो दिया है। ठीक है, मैंने क्या बताया कि इसमें विक्षेपण का सबसे सरलतम माप होता है यह श्रेणी के अधिकतम और न्यूनतम पदों के मानों का अंतर होता है। इसमें देखिए अधिकतम मान 23 और न्यूनतम मान कितना है, तो इनमें न्यूनतम मान आप देखेंगे 13 है। ठीक है, न्यूनतम मान कितना है, 13 है। तो क्या करेंगे कि 23 में से 13 को घटा देंगे, सॉरी 23 में से 13 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, जो कि इसका उत्तर हो जाएगा। तो यही है परास। ठीक है, परास समझ आ गया। तो चलिए अच्छी बात है, समझ में आ गया। तो चलिए अगला दूसरा था क्या, दूसरा था चतुर्थक विचलन। चतुर्थक विचलन क्या होता है समझिएगा। जिस तरह माध्यिका आंकड़ों के पदों को 2 बराबर भागों में बांटती है, उसी तरह चतुर्थक आंकड़ों के पदों को 4 बराबर भागों में बांटता है। ठीक है, जिस तरह से माध्यिका तो था वह पदों को 2 बराबर भाग में बांटती है, उसी तरह चतुर्थक आंकड़ा जो होता है वह पदों को 4 बराबर भागों में बांटता है। माध्यिका द्वारा बांटे गए दोनों भाग को चतुर्थक 2-2 भाग में बांटते हैं। ठीक है, जब माध्यिका जो है दो आधा आधा बीच में से बांट देती है, उसका जो चतुर्थक होता है इन दोनों को 2-2 भागों में बांट देता है। ठीक है, प्रथम चतुर्थक जो कि माध्यिका से छोटा होता है लघु चतुर्थक कहलाता है, दूसरा चतुर्थक माध्यिका होती है, और तीसरी चतुर्थक जो माध्यिका से बड़ा होता है वह दीर्घ चतुर्थक कहलाता है। तो यह था चतुर्थक विचलन। आगे देखेंगे तीसरा, तो मैंने आपको परास बता दिया, चतुर्थक बता दिया। अब तीसरा देखेंगे माध्य विचलन, मीन डेविएशन। ठीक है, तो किसी माध्य से पदों के विचलनों के निरपेक्ष मानों के समांतर माध्य को माध्य विचलन कहा जाता है। ठीक है, एग्जाम में इससे रिलेटेड सवाल आता है, लेकिन यहाँ पर इतना सवाल आ नहीं पाएगा, इसकी वजह से नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, तो माध्य विचलन क्या होता है, किसी माध्य, जैसे समांतर माध्य हो गया, माध्यिका हो गया, बहुलक हो गया, तो किसी माध्य से पदों के विचलनों के निरपेक्ष मानों के समांतर माध्य को माध्य विचलन या इसे औसत विचलन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, औसत विचलन भी कहते हैं। ठीक है, तो यही 3 मुख्य था जो कि मैंने आप लोग बता दिया। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आज का आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा, और जो भी मैंने बताया आज को समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों का शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।